तृतीय वर्ष संस्कृत साहित्य के विद्यार्थियों का फिर से स्वागत है। किरातार्जुनीयम में महाकवि भारवी ने अर्थ गौरव के माध्यम से कम शब्दों में विपुल अर्थ, महान अर्थ देने का प्रयत्न किया है। उसे अर्थ गौरव कहते हैं। हर श्लोक में अर्थ गौरव का कोई न कोई भाव विद्यमान है। वनेचर दुर्योधन के वृत्तांत को जान करके द्वैतवन में युधिष्ठिर के सामने निवेदन करता है। इस श्लोक में दुर्योधन की जो सैन्य क्षमता है उसका परिचय दिखाने का प्रयत्न किया है। अनेक राजन्यर्थाश्वसंकुलम तदीयमास्थान किन्न निकेतनाजिरम नयत्युग्मच्छद्गन्धिराद्रतां भृशं नृपोपायनदन्तिनां मदः। दंतिनाम मदह, दंतिनाम मदह इति दंती मन हाथी, मदमस्त हाथी। उनका जो मद है कनपट्टियों से झड़ता है ना, हाथियों के कनपट्टियों से कान से मद झड़ता है एक समय विशेष पर, वो मदमस्त हो जाता है हाथी। तो मद है वो बहुत अधिक आर्द्रतम नयति कम तदीयम आस्था निकेत नाजिरम। उस दुर्योधन की राजसभा के प्रांगण को, दुर्योधन का जो राजमहल है कुरुक्षेत्र का, उसके प्रांगण को, आंगन को क्या कर रहा है? आर्द्रताम नयति। आर्द्र माने गीला कर रहा है, आंगन को गीला कर रहा है। वहां की जमीन आर्द्र है, कीचड़ कीचड़ युक्त है, यूं कहिए एक तरह से आर्द्र है, गीली है। दंतिनम मदह, हाथियों के कनपट्टियों से बहता जो मद है उसके कारण राजप्रासाद का आंगन गीला हो रहा है। भृशम आर्द्रताम नयति, बहुत अधिक गीला हो रहा है। इसके माध्यम से महाकवि भारवी ने दुर्योधन की संपत्ति के, सैन्य संपत्ति का वर्णन किया है। अब उसमें बाकी बातें हैं वो जोड़ते हैं। क्या कहना चाहता है वनेचर? अनेक राजन्य रथाश्व संकुलम, अनेक राजाओं द्वारा दिए गए रथाश्व संकुलों से, रथाश्व से व्याप्त, रथों और अश्वों से अनेक राजाओं द्वारा उपहार में उस दुर्योधन को जो रथ दिए गए हैं, अश्व आदि से संकुल मने जो व्याप्त है, उसका आस्था निकेतन, तदीय आस्था निकेतनाजनम, उस दुर्योधन का राजप्रासाद का आंगन नयति। अब ये कर रहा है गीला, एक बात हो गई, लेकिन और देखो उसकी क्या विशेषता है कि वह अयुग्मच्छद गंधिरार्द्रताम, अयुग्मच्छद गंधिरार्द्रताम, आर्द्र शब्द है, आर्द्र। उस मद की विशेषण, मद का विशेषण बताया है कि वो कैसा है? अयुग्मच्छद गंधी। अयुग्मच्छद गंधी नया शब्द है, इसे देखें। अयुग्मच्छद गंधी का मतलब सप्तपर्ण, अयुग्मच्छद गंधी माने गंध जैसा, सप्तपर्ण के फूलों की गंध जैसा। मद है, उसकी गंध कैसी है? सप्तपर्ण के फूलों की गंध होती है वैसे ही। तो सप्तपर्ण के फूलों की गंध जैसा मद किनका? दंतिनम मद। वो दंती किनके द्वारा दिए गए? नृपोपायन, नृप द्वारा, राजाओं द्वारा दिए गए हाथियों का मद। नृप उपायन, नृप माने विविध, जो अंग, मगध, काशी, कौशल, कुरु के जो सहायक जनपद हैं, अंग, मगध, काशी, कौशल, वज्जी, चेदी, पांचाल, शूरसेन, अवंती, गांधार, कंबोज, सब 16 जनपद थे प्राचीन काल में। कई बहुत सारे जनपद हैं वो कुरु प्रदेश के अधीन थे। तो कुरु प्रदेश के अधीन विभिन्न जनपदों के राजाओं द्वारा उपहार में दिए गए हाथियों का मदजल उस दुर्योधन की राजसभा के आंगन को क्या कर रहा है? आर्द्रताम नयति, गीला कर रहा है। जो पहले से किससे व्याप्त है? पहली पंक्ति में देखें, अनेक राजन रथाश्व संकुल, अनेक राजाओं के रथों और अश्वों से भरा पड़ा है। वहां पर पहले ही उस आंगन में रथाश्व से संकुल है, व्याप्त है। ऐसा उसका राजप्रसाद का आंगन हाथियों के, दूसरे राजाओं द्वारा उपहार में दिए गए हाथियों के कनपट्टियों से झरने वाले मद से इस समय गीला हो रहा है। इससे एक अर्थ निकल के आ रहा है
कि युद्ध हुआ तो दुर्योधन की सैन्य क्षमता आपसे तो बहुत ज़्यादा है महाराज। ऐसे ऐसे बलवान हाथी हैं उसकी सेना में, वहाँ खड़े हैं, तैयार खड़े हैं, रथ तैयार हैं घोड़ों सहित, कई घोड़े रथों सहित खड़े हैं, अनेक हाथी दूसरे राजाओं ने गिफ्ट दिए हैं, उनकी कनपट्टियों से मध झर रहा है, जमीन गीली हो रही है। क्या ताकत होगी किसी राजा की। इस माध्यम से दुर्योधन की सैन्य ताकत का एहसास कराया है वनेचर ने युधिष्ठिर को। लेकिन इसको बड़े तरीके से, बड़े कौशल से महाकवि भारवी ने किस प्रकार से शब्दों में पिरोया है, इसे भाषा और भाव में कितना सुंदर ये है महाकवि का अर्थ गौरव। यहाँ शब्द कोई सुंदरता भी है। ये श्लोक का देखें प्रसंग, आपके लिए थोड़ी देर के लिए मैं दिखा रहा हूँ, फलक पर नोट करें छात्र। प्रस्तुत श्लोक में दुर्योधन द्वारा किए जाने वाले उपाय और विभिन्न नीतियों का वर्णन करते हुए वनेचर कहता है कि उनके राजप्रसाद के बाहर अन्य राजाओं द्वारा उपहार में दिए गए हाथियों का और घोड़ों का समूह विद्यमान है। ये सैन्य क्षमता है। यहाँ ये इसका अनुवाद, ये व्याख्या भावार्थ परीक्षा में लिखने लायक, और फिर भारवेरर्थ गौरव। विशेष में ये बात लिखनी आवश्यक है, भारवेरर्थ गौरवम। ठीक है, आगे बढ़े। श्लोक में उपमा और उदात्त अलंकार, वंशज छंद हर प्रत्येक छंद में है। एक और श्लोक देखते हैं। सुखेन लभ्या ददतः कृषीवलैः रकृष्टपच्चायव सस्य संपदः वितन्वती क्षेममदेव मातृका श्चिराय तस्मिन् कुरवश्च कासति। यहाँ कुरु प्रदेश के जो कृषि समृद्धि है, कृषि संपदा, उसका वर्णन है एक एक। इससे पहले सैन्य क्षमता दिखाई थी, इससे पहले धर्मार्थ काम मोक्ष उपाय चतुष्टय भी दिखाए थे, साम दान दंड भेद। अब यहाँ इस श्लोक में वनेचर उस दुर्योधन के कृषि उपाय, खेती के लिए उसके क्या उपाय हैं, उसका वर्णन किया जा रहा है कि सुखेन लभ्य। पहले जो श्लोक में जो शब्द लिखे हैं उनका अर्थ बता देते हैं, छात्रों को अन्वय बाद में करेंगे। सुखेन लभ्या, आसानी से प्राप्त होने वाली, ददतः धारण करता हुआ, कृषि वलय ही, किसानों द्वारा, कृषि वल में किसान, तृतीय बहुवचन है, कृषि वल में किसानों के द्वारा, अकृष्टपच्चा, अकृष्टपच्चा एवं, अकृष्टपच्चा, कृष्टपच्चा माने बड़ी मेहनत से पकाई जाने वाली, और अकृष्टपच्चा माने आसानी से आसानी से प्राप्त की जाने वाली, पकाई से मतलब प्राप्त की जाने वाली। इससे ये अर्थ हुआ आसानी से। अकृष्टपच्चा का तात्पर्य है बिना अधिक मेहनत के। बिना अधिक मेहनत के किसान कैसे पाएगा, जब खेती के जो सिंचाई के साधन होंगे तो वहाँ का किसान अदेव मात्रक होकर के रबी के साथ, खरीफ के साथ रबी की फसल और जायद की फसल भी ले लेगा। तो सस्य की संपत्तियों को धारण करता हुआ वितन्वती क्षेमम, कल्याणकारी। अर्थ देखिए, वितन्वती क्षेमम अदेव मात्रकः चिराय तस्मिन् कुरवः च कासति। अदेव मात्रक होता हुआ, वर्षा पर निर्भर नहीं रहता हुआ, उनके द्वारा, दुर्योधन के द्वारा कल्याणकारी साधनों का विस्तार विकास करते रहने से कुरवः च कासति, कुरु प्रदेश इस समय शोभायमान हो रहा है। चिराय तस्मिन् कुरवः च कासति, दीर्घ काल तक, लंबे समय तक उस कुरु प्रदेश में वह क्षेत्र सस्य संपदा, सस्य संपत्तियों से, धान्य की फसलों को धारण करता हुआ कुरु प्रदेश क्या हो रहा है, इस समय शोभायमान हो रहा है। कुरवः च कासति तस्मिन्, वहाँ। तो श्लोक का केंद्रीय जो पंक्ति रहेगी, केंद्र जिसको लेकर के ये सब बातें कही हैं, वो है दुर्योधन द्वारा
प्रजाहितकारी साधनों का विस्तार करते रहने से, कल्याणकारी कार्य करते रहने से अदेव मातृका, अदेव मात्र, ये बीच में व्यवधान, आज मैं फोन को फ्लाइट मोड पे करना भूल गया हूँ, तो ये व्यवधान थोड़ा सा, कोई बात नहीं, विद्यार्थी ध्यान दें। अदेव मातृका, अदेव मात्रक, देखिए हमारे यहाँ भी, हम जिस क्षेत्र में हैं हम अदेव मात्रक हैं। अगर हमारे माही की नहरें नहीं होती तो हम देव मात्रक कहलाते हैं। हमारे पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय हरिदेव जी जोशी के साधु प्रयत्नों से, महान प्रयत्नों से, ये जो राजस्थान का जो दक्षिण क्षेत्र है वागड़, धान्य की इन्हीं फसलों से शोभायमान हो रहा है। यहाँ का किसान पहले जैसा नहीं है, अब वो ज़माने की दौड़ के साथ है। माही की नहरों से यहाँ का किसान धन धान्य से समृद्ध है। हर व्यक्ति के पास गाड़ी है, हर व्यक्ति के पास सुविधाएं हैं। वो अभावों का जीवन अब नहीं है। उसका कारण है ये कल्याणकारी सिंचाई के साधनों का विकास। इन साधनों के विकास से किसान बिना अधिक मेहनत के तीनों फसलें ले लेता है, जिससे क्षेत्र धन धान्य की समृद्धियों से युक्त होकर के शोभायमान हो रहा है। उसी प्रकार यहाँ कहा जा रहा है कि वह कुरुक्षेत्र भी, कुरुप जनपद भी सिंचाई के साधनों का प्रबंधन करने से वहाँ का किसान बिना अधिक मेहनत के किसानों धान्य की फसलों को आसानी से पा करके वह कुरु प्रदेश इस समय शोभायमान हो रहा है। इस श्लोक को अन्वय बहुत आवश्यक है। अन्वय में दिखाता हूँ। प्रस्तुत श्लोक में, ये अभी समय इसका संदर्भ है, प्रस्तुत श्लोक में दुर्योधन द्वारा किए जाने वाले उपायों और विभिन्न नीतियों के परिणाम स्वरूप प्राप्त होने वाली समृद्धि का विश्लेषण करते हुए वनेचर जो है वो राजा के प्रजा कल्याणार्थ किए जा रहे कृषि सिंचाई कार्यों का वर्णन कर रहा है। तस्मिन् चिराय क्षेमं वितन्वती अदेव मातृका कुरवः कृषिवलयः कृष्टपच्चाय सुखेन लब्धः सस्य संपदा ददतः, धारण करता हुआ शोभायमान हो रहा है। कुरु प्रदेश शोभायमान हो रहा है। इस श्लोक का केंद्रीय भाव है, पंक्ति है। अन्वय की दृष्टि से अनुवाद देखें। दीर्घकाल तक, एक समय तक नहीं, बहुत समय तक ये प्रयत्न करने पड़ते हैं। करके छोड़ देने से भी नहीं बनता है। उनका मेंटेनेंस भी बहुत जरूरी है। दीर्घकाल तक प्रजाहितकारी सिंचाई आदि साधनों के प्रस्तुत करते रहने से केवल वर्षा पर निर्भर नहीं रहता हुआ कुरु प्रदेश का किसान बिना अधिक प्रयत्न के ही आसानी से प्राप्त होने वाली धान्य की समृद्धि को धारण करता हुआ इस समय शोभायमान हो रहा है। ये श्लोक का भावार्थ है। देखिए, ये भावार्थ और ये अर्थ गांभीर्य बहुत जरूरी है। श्लोक में आप अर्थ गौरव को देखें, भाव देखें, केंद्रीय भाव देखें। ये मैंने देव मात्रक और अदेव मात्रक का यह विश्लेषण किया है। इसमें यदि जन कल्याण की भावना से शासक प्रशासक वर्ग द्वारा कोई भी, देखिए कोई भी हो, पार्टी कोई भी हो, लेकिन कोई भी पार्टी का व्यक्ति हो, लेकिन वह जन कल्याण के लिए प्रवृत्त है तो उसका स्वागत होना चाहिए। सिंचाई हेतु बांध और नहरों का निर्माण किया जाए तो क्षेत्र का किसान अदेव मात्रक हो जाएगा। अदेव, देव पर निर्भर नहीं, इंद्र पर निर्भर नहीं रहेगा। पानी आएगा तो अगर वो भी बारिश का पानी समय पर नहीं आता है तो किसान देखो कितना परेशान रहता है। उसकी करी कराई मेहनत समाप्त हो जाती है, उसको अपनी मेहनत का फल भी नहीं मिल पाता है। 2 या 3 फसलें उगा करके अन्न उत्पादन करता रहेगा अगर नहरें हैं तो किसानों की समृद्धि ही राज्य की समृद्धि है। वर्षा नहीं हो और अकाल पड़े तो भी नहर तंत्र से किसान स्वयं का और दूसरों का भरण पोषण करता रहेगा। ये भाव इस श्लोक में है। तो ये बहुत शानदार, बहुत अच्छी बात वनेचर के माध्यम से प्रकट हुई है। दुर्योधन की अतिशय समृद्धि वर्णित होने से उदात्त अलंकार इस प्रकार कल फिर से अगले कालांश में लगातार प्रतिदिन पढ़ेंगे। श्लोक में दुर्योधन से संबंधित बातें हैं। आज के इस कालांश में इतना ही। ओम।